नमस्कार दोस्तों। हम गुलाम गिरी बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ज्योतिबाजी के द्वारा बनाए गए अध्याय में हमने पहले अध्याय को पूर्ण कर लिया है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा से उत्पन्न हुए जिन 4 वर्णों के बारे में खुलकर वर्णन किया था। अब हम दूसरे अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें उन्होंने मत्स्य की उत्पत्ति और शंकासुर के बारे में बताया है कि मत्स्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसमें धोड़ीराव जी, इस देश में बटुया 52 के पहले ईरान से आर्य लोगों की कुल मिलाकर कितने जत्थे आए हों। ज्योतिबाजी, इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। धोड़ीराव जी, उनमें से पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या किसी और मार्ग से। ज्योतिबाजी, लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थीं, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थीं, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य या मछली पड़ गया होगा। धोड़ीराव जी, फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिख दिया कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ। ज्योतिबाजी, उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली की इंद्रियों, आहार, निद्रा, मैथुन और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना बड़ा अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क, मेधा, कलेजे, फेफड़े, अंतड़ियां, गर्भ पालने पोसने की जगह और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना ना आए तो डूबकर मर जाता है, लेकिन मछली हमेशा ही पानी में रहती है और पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तड़प कर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय ही बच्चे का जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालती है। अब जिस अंडे में वह मत्स्य बालक था, उसको पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा होगा। यानी कि उनके द्वारा कहा गया है कि जो मत्स्य था, जिन ग्रंथों में लिखा गया है कि जो मत्स्य मछली के अंडे से पैदा हुआ, तो उस संदर्भ में ज्योतिबाजी कहते हैं कि अब जिस अंडे में वह मत्स्य बालक था, उसको पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा होगा और उस अंडे से उसके इस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। उसने इस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए कि उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची हुई, वो कहते हैं कि जब वह मछली का अंडा था तो उसको पानी से बाहर निकाला गया, तो वो कैसे जीवित रहा होगा, क्योंकि एक मछली का अंडा हमेशा पानी के अंदर ही परिपक्व होता है और परिपक्व होने के बाद उससे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो पानी के अंदर ही रहता है। तो उसको बाहर निकाल कर कैसे लाया होगा और कौन लाया होगा, अगर लाया भी होगा तो उसकी जान पानी से बाहर कैसे बची हुई। शायद उसने पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को निकाला होगा। और वो बता रहे हैं कि उस बच्चे को, जो मत्स्य था, उसको पानी के अंदर ही अंडे को फोड़कर निकाला गया होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची हुई। यदि उस अंडे से मत्स्य, जो मनुष्य के रूप में जो बच्चा था, उसकी जान पानी के अंदर कैसे बची हुई। कोई आदमी इस तरह की शंका कर सकता है कि मनुष्य में किसी मजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर
मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे को पहचान कर वह उसको जमीन पर लाया होगा। यानी कि वो इसमें बताते हैं कि जो मछली का वह अंडा था जिसमें वह मत्स्य बालक था, किसी मजे हुए या बहुत अच्छे गोताखोर द्वारा ही उस अंडे को पहचाना गया होगा, फिर उसको बाहर लाया गया होगा और उस अंडे से उस बच्चे को जब बाहर निकाला गया हो, उस अंडे को पहचान कर वह उसको जमीन पर लाया होगा। खैर यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यानी कि ऐसा कौन सा चतुर मर्द उस समय उत्पन्न हुआ होगा कि उसने एक मछली के अंडे से एक बालक को बाहर निकाला होगा। क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में तो काफ़ी समय हुआ है, अमेरिका देशों में तो काफ़ी समय काफ़ी विकास हुआ है और मेडिकल क्षेत्र में बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं। फिर भी उनमें से किसी एक ने भी अपने सीने पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया कि मैं मछली के अंडे को फोड़ करके उसमें से बच्चे को बाहर निकाल सकता हूँ, जिंदा बाहर निकाल सकता हूँ। खैर वह अंडा पानी में है, इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा। उन्होंने बताया कि किस मछली ने ये उस संदेश वाहक को जो यह पता कर रहा था कि एक मछली के अंडे से एक बच्चे का जन्म होगा, उस किस अमर मछली ने उस गोताखोर को बताया होगा। और उस जल में रहने वाले संदेश वाहक की भाषा मानव को कैसे समझ में आई होगी। यानी कि जो मछली थी जो बहुत लंबे समय से वहाँ रह रही थी, उसकी जो भाषा थी वो मनुष्य के समझ में कैसे आई होगी। इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों में से यही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। यानी कि इन सभी जो बातें बताई गई हैं इनका बिल्कुल कोई औचित्य नहीं निकलता, उनको समझना ही असंभव होगा। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। यानी कि जो मत्स्य की जो उत्पत्ति की जो ये कहानी ज्योतिराव जी ने बताई है कि उनका उसकी उत्पत्ति ऐसी हुई, ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं। उनको धर्म से जोड़ दिया गया है और उनको धर्म से जोड़कर उस समय के जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, उन्होंने उन ग्रंथों में लिख दिया और उनको जो निम्न वर्ग के जो उस समय के लोग थे उनके ऊपर उसको थोप दिया गया। इसमें धोड़ीराम जी कहते हैं, अच्छा फिर यह सवाल उठता है कि उस जत्थे का नायक यानी कि जो मत्स्य था उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ इस जगह पर आकर रुका होगा। यानी कि धोड़ीराम जी कहते हैं कि जो उस समय जो नौकाओं से जो जत्था आया था जिसको मत्स्य कहा गया, वो उस जत्थे के नायक अपने लोगों के साथ इस जगह आया था। ज्योतिबाजी कहते हैं कि पश्चिम में समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। यानी कि जो मत्स्य था अपने लोगों के साथ समुद्र के पश्चिमी तट पर आकर वह उस बंदरगाह पर उतरा। धोड़ीराम जी उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया, ज्योतिबाजी कहते हैं उसने शंकासुर नाम के छत्रपति को जान से मार डाला। क्योंकि पश्चिम घाट पर उस समय उस क्षेत्र पर शंकासुर नाम के छत्रपति का अधिकार था, जिसको मत्स्य ने मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंकासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते समय तक आर्य लोगों के अधिकार
में बगैर खतरे के रहा। यानी कि जब शंकासुर मर गया तो उसके मरने के बाद बगैर खतरे के वो मत्स्य के हाथ में रहा। मत्स्य के मरते, जो मत्स्य था उसके मरते ही शंकासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा खतरनाक आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने अपने पुनः शंकासुर के लोगों ने उस क्षेत्र को अधिकार में ले लिया। धोड़ीराव जी, बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योतिबाजी, उस भयंकर हमले में मत्स्य के कबीले की बुरी तरह से करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भागकर जाना बेहतर समझा और वह भाग निकला। बाद में शंकासुर के लोगों ने उसका पीछा किया तो वह मत्स्य के कबीले की बुरी तरह से करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा कबीले के लोगों ने, और वह भाग निकले। जो कबीला था वो वहां से भाग निकला। बाद में शंकासुर के लोगों ने उसका पीछा किया तो वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उस समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा बड़ा कबीला कछुए से बंदरगाह पर आ पहुंचा। यानी कि जो पहले से जो आर्य लोग आए हुए थे मत्स्य के रूप में, वो वहाँ के क्षेत्र से पहाड़ियों में चले गए और उन्हीं का एक दूसरा बड़ा कबीला उस बंदरगाह पर आ पहुंचा और वे कछुए मछुए से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे चल रहे थे। यानी कि जो उस समय जो मत्स्य की नौकाएं थी उनसे बड़ी नौकाओं को लेकर के कछुए आए थे। जो दूसरा कबीला आर्यों का आया था, जो उनकी नावें थी वो बड़ी थी और वो धीरे धीरे चल रही थी। इसी वजह से उस कबीले के मुखिया का नाम कच्छ हो गया। धन्यवाद लोग, धन्यवाद।